हेलो लर्नर्स, क्लास 8 से चैप्टर नंबर 3 साइंस का हमने स्टार्ट किया था फोर्स एंड प्रेशर, जिसका लेक्चर नंबर 1 हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इतना ही नहीं, लेक्चर चैप्टर नंबर 1, 2 और बाकी आने वाले चैप्टर्स भी इंक्लूडिंग दिस लेक्चर आपको हमारे इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। माय नेम इज शुभम झा, आई एम एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, क्रिटिकल लर्नर एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। मैं एक मिशन पे हूं कि क्लास 7 से लेकर के 12 तक का जितना साइंस है, जो भी मैं पढ़ा सकता हूँ, सब इस चैनल पर डाल दूं। अगर आप इस क्लास के बीच में हो तो डेफिनेटली आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भाई तभी अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए वीडियो को लाइक कर दो, और आप महाराष्ट्र के किस डिस्ट्रिक्ट से हो उसको नीचे मेंशन कर देना कमेंट्स में। चलिए लर्नर्स, अब स्टार्ट करते हैं हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 को। इस लेक्चर नंबर 2 में हम पेज नंबर 16 से लेकर के जो हमारा आखिरी पेज है इस चैप्टर का, विच इज अराउंड 22-21 चैप्टर वाला, ठीक है ना, वो सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके हर एक चीज को देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड लर्नर्स, ठीक है ना, स्टार्ट करता है। अब सबसे पहली जो चीज है यहां पे वो है प्रेशर। प्रेशर का मतलब क्या होता है? देखो, अगर मैं तुम्हें सिंपल भाषा में अगर समझाने जाऊं कि हमारा प्रेशर का मतलब क्या होता है, कि सिंपल भाषा में बाकी सारी चीजों को साइड करके ले जाऊं, तो प्रेशर का फॉर्मूला जो है तुम्हारा, बेसिकली वो फॉर्मूला से ही तुम्हें समझ आ जाएगा। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, तुम्हें ये क्यों बता रहा हूं लर्नर्स? साइंस को समझना इंपॉर्टेंट है, लाइन बाय लाइन याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हम लाइन बाय लाइन इसलिए देख रहे हैं कि हमारी रीडिंग स्किल डेवलप हो, हमें टेक्निकल टर्म्स के बारे में पता चले। 9th स्टैंडर्ड में हम ऐसा नहीं करेंगे, 10th स्टैंडर्ड में हम ऐसा नहीं करेंगे, बट जो समझने वाली बात है वो मैं आपके लिए मुद्दा बोल करके लिख दूंगा, तो आप उसका ध्यान रखना। चलिए ठीक है। तो फोर्स अपॉन एरिया मतलब, मान लो कि ये कोई हमारा एरिया है, ठीक है ना, मान लो ये टेबल है, तो इस टेबल के ऊपर का ये एरिया हो गया ना, ठीक है ना, ये टेबल के ऊपर का ये एरिया हो गया। तो इस टेबल के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं हम बैठ करके, खड़े होकर के, किसी भी तरीके से, तो वो प्रेशर होता है। प्रेशर मतलब दबाव। जैसे मान लो ये पेन है, इससे मैं इस पे प्रेशर लगा रहा हूं तो मुझे चुभ रहा है। आर यू गेटिंग इट? ये होता है बेसिक भाषा में हमारा प्रेशर। अब यहां पे ध्यान से देखिए, आगे की चीजों को ध्यान से देखो। कह रहा है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, थोड़ा थ्योरी वाली बात, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द टायर्स ऑफ 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स गेटिंग प्रेशराइज्ड. The air filling machine has a pressure indicating dial or a digital meter showing the digital reading of the pressure. The machine fills the pressure to a certain value. अब ये कह रहा है कि कभी आपने देखा होगा किसी 2 व्हीलर में या किसी 4 व्हीलर में, गाड़ियों में जो टायर होता है उसके अंदर हवा भरते हुए, तो बेसिकली क्या होता है, वो प्रेशराइज हो जाता है। जैसे जैसे उसमें हम हवा भरते हैं वो प्रेशराइज होते जाता है, और बेसिकली एक डिजिटल मीटर या एक डायल होगा जिसमें पता चलता है कि इतना हवा हमने भर दिया है। अच्छा, फिर कह रहा है यू आर अवेयर दैट द फोर्स हैज टू बी अप्लाइड फॉर फिलिंग एयर इन द बाइसाइकिल टायर विद अ हैंड पंप। बाय अप्लाइंग द फोर्स एयर प्रेशर इज इंक्रीज्ड एंड देन द एयर इज पुश्ड इनटू द टायर। आर फोर्स रिलेटेड? कह रहा है कि मान लो तुम्हारे पास एक साइकिल है, तो उस साइकिल में जब तुम हवा भरते हो तो तुम कैसे करते हो? हैंड पंप, पुशू पुशू पुशू। तो क्या यहाँ पे जो तुम फोर्स लगा रहे हो और जो टायर में हवा भर रहा है तो उसके अंदर का जो प्रेशर बढ़ रहा है, तो इससे सवाल कर रहा है कि क्या फोर्स और प्रेशर सेम है, क्या वो एक दूसरे से रिलेटेड है? रिलेटेड है। हमने अभी फॉर्मूला देखा कि फोर्स और प्रेशर एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर तुम किसी चीज पे फोर्स बढ़ाते हो तो इनडायरेक्टली प्रेशर भी बढ़ जाता है, डायरेक्टली प्रेशर भी बढ़ जाता है, लेकिन शर्त यह है कि एरिया भी मैटर करता है, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। चलिए, तो बच्चों अभी आगे बढ़ते, एक और एक्टिविटी हमें दिया हुआ है, बहुत प्यारा सा एक्टिविटी है, सिंपल। मैंने अभी अभी तुम्हें एक्टिविटी एक्चुअली करके भी दिखाया, और तुमने बहुत बार नोटिस किया होगा एक्टिविटी। मैं बताता हूं क्या है एक्टिविटी। कह रहा है टेक अ स्मॉल शार्प पॉइंटेड नेल, तुम्हें एक इस तरीके से कील लेना है, एंड पुश देम इनटू अ वुडन प्लैंक बाय हैमरिंग ऑन देयर हेड। और मान लो कि इसका जो हेड है नेल का, इस पे एक वुडन ऐसे टक 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 मार मार के तुम्हें हैमर करना है। जब तुम ऐसा करोगे, नाउ टेक द नेल एंड होल्ड इट विथ इट्स हेड ऑन द प्लैंक एंड हैमर इट डाउन। अब तुम्हें इस तरीके से ना रख करके इस तरीके से रखना, और इसके पॉइंटेड एंड पे हैमरिंग करनी है, ठीक है ना। when pressing the drawing pins into उसके बाद कह रहा है hammer it down from the pointed end. ओके, फिर कह रहा है when pressing the drawing pins into a drawing board they get into the board easily while applying the force using the thumb one can push it the pins in the board. On the contrary, while pressing the ordinary pins into the board with the thumb may get hurt. पॉइंट क्या है यहाँ पे, सिंपल भाषा से मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये कहने की ये कोशिश कर रहे हैं हमें, ठीक है ना। एक तो हमें यह समझ आ गया कि प्रेशर और फोर्स, मैं यहाँ पे समझाते चलता हूँ तुम्हें कि भाई ये सब हमारा जो प्रेशर होता है इसका फॉर्मूला हम आगे पढ़ेंगे, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना, फोर्स अपॉन एरिया होता है।
अब यहाँ पे तुम्हें ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लो कि तुम्हारा इस तरीके से एक पार्ट है, ठीक है ना, और ये तुम्हारे पास एक नेल है मान लो, तो इस नेल को जब तुम इस तरीके से इसके अंदर डालोगे, हैमरिंग करोगे, तो ये बहुत आसानी से चला जाएगा। या फिर जो तुम्हारे स्कूल में बोर्ड लगे होंगे उसमें पिन लगा के कोई चीज जब डाला जाता है तो बहुत आसानी से चला जाता है। लेकिन वही अगर तुम इस नेल का ये वाला एरिया यहां रखोगे और पॉइंटेड वाले एंड पे करोगे तो ये आसानी से नहीं जाएगा। हो क्या रहा है बेसिकली, जब तुम यहां पे इस चीज को कर रहे हो तो ये जो एरिया है वो एरिया बहुत कम है, राइट। अगर एरिया बहुत कम है तो तुम जब एरिया कम होगा तो तुम्हारा प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। अब यहां पे जो तुम्हारा एरिया है वो एरिया तुम्हारा यहां पे बहुत ज्यादा है, तो अगर तुम्हारा एरिया बहुत ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यहां पे जब मैं इसको ऐसे टोच रहा था तो बेसिकली क्या था, एरिया कम था तो मुझे चुभ रहा था। अब यहां पे एरिया ज्यादा है तो मुझे उतना नहीं चुभ रहा है। फोर्स हालांकि मैं उतना ही लगा रहा हूं फॉर द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। आई होप कि तुम्हें पॉइंट समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा हो गया। अब दूसरा एक बोला है, व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट टेल। इस एक्सपेरिमेंट से हमें बेसिकली क्या समझ में आया? हमें इस एक्सपेरिमेंट से समझ में आया द नेल इजिली पेनेट्रेट्स इनटू वुड फ्रॉम इट्स पॉइंटेड एंड। नेल बहुत आसानी से घुस गया अपने पॉइंटेड एंड से। फ्रॉम दिस यू विल नोटिस दैट द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ द नेल, इट इज इजी टू हैमर इट इनटू द प्लैंक। किसी भी पुट्ठे में, लकड़ी में, जब उसके पॉइंटेड एंड से तुम अगर घुसाओगे तो बहुत आसानी से घुस जाएगा। अब एक और यहां पे बोला है कि अपना दिमाग इस्तेमाल करके ये बात बताइए, इट इज इजी टू कट वेजिटेबल फ्रूट्स विद अ शार्प नाइफ। तुम एक नाइफ ले लेते हो, चाकू लेते हो, और एक शार्प नाइफ है तो उससे तुम वेजिटेबल या फ्रूट्स को बहुत आसानी से काट पाते हो। क्या बोल रहा है? अ ब्लंट नाइफ डज नॉट वर्क हियर। अगर तुम्हारे पास एक ब्लंट नाइफ है, ब्लंट नाइफ का मतलब क्या होता है, एक तुम्हारे पास जो जिसका धार कम है वो काम नहीं करता है। व्हाई डज दिस हैपन? अगेन वही वाली बात है, एरिया। ब्लंट नाइफ, जब हम किसी भी चीज को धार लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको पॉइंटेड बनाने की कोशिश। तो पॉइंटेड बनाते हैं तो बेसिकली हम एरिया कम कर देते हैं। तो अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। और यहां पे है द फोर्स एक्सर्टेड परपेंडिकुलर ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला बोला गया है कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड। किस एरिया पे फोर्स लगाया जा रहा है। तो फोर्स एक्सर्टेड, अब यहां पे तुम चाहिए तो ये वाले डेफिनेशन को लर्न भी कर सकते हो, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गया तुम्हारे लिए। द फोर्स एक्सर्टेड परपेंडिकुलर ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। मतलब जो तुम फोर्स लगा रहे हो वो परपेंडिकुलर लगा रहे हो, यहां पे बेसिकली तुम 90 डिग्री बना रहे हो। समझ रहे हो? अब जरूरी नहीं है, तुम इस तरीके से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम इस तरीके से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग अलग दिशा में घुसेगा। तो ये डेफिनेशन यहां पे लिखा है तो हमने डेफिनेशन लर्न कर लिया। कुल मिला के तुम्हें जो फॉर्मूला याद रखना है वो यही है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यहां पूरी मुद्दे की बात यही थी। और अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर हमारा कम रहेगा। कंसिडरिंग फोर्स हम कुछ नहीं, हम उतना ही फोर्स लगा रहे हैं, उतने ही जोर से मैं दबा रहा हूं। समझ रहे हो ना? उतने ही जोर से दबा रहा हूं, बट प्रेशर का अंतर होगा एरिया घटने या बढ़ने से। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, उल्टा होता है। और द सेम, एक ही मान लो, एक मेरा फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है, फिर भी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया घटेगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, अब प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ आ गया? चलिए बहुत अच्छी बात, अगर सारी चीजें समझ आ गई है। अब यहां पे हमें थोड़ा सा बताया है यूनिट ऑफ प्रेशर के बारे में। उससे पहले एक डब्बे में लिखा है, प्रेजेंटली वी आर कंसिडरिंग ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन एन एरिया इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट। अभी मैंने तुम्हें क्या बोला कि हम इस तरीके से भी फोर्स लगा सकते हैं, हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं इंक्लाइन, बट हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो केवल हम परपेंडिकुलर की पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, इसमें बुक में अलग से मेंशन किया हुआ है। अब यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का कुछ यूनिट होगा। अब लॉजिकली अगर हम बिना यहां पे कुछ भी देखे अगर अपना दिमाग लगाए तो हमें पता चला, हमने जो पढ़ाई लिखाई की उससे हमें क्या समझ में आया? हमें समझ में आया कि भाई साहब हमारा प्रेशर जो है वो फोर्स अपॉन एरिया है। अब मुझे क्या पता है? मुझे पता है कि फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, सही है ना, जिसको मैं कैपिटल एन से लिखता हूं। इसको मैं अलग से लिख लूंगा, ठीक है ना, तो मैं अलग से लिख लूंगा। और एरिया का जो मेरा यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर, अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। अब इसी को, न्यूटन मीटर को हम पास्कल बोलते हैं वैसे। मजा आया? इसी को हम पास्कल भी बुलाते हैं। तो देखो यहां पे यही मेंशन किया हुआ है, अगर तुम देखोगे तो, कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, कैपिटल एन, ठीक है ना। एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर, एरिया को हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। देयरफॉर एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट क्या निकलेगा इसका? न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अभी हमने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे इसको हमें मीटर को भी पूरा लिखना चाहिए था वैसे, METR मीटर स्क्वायर,
और यहाँ पे हम नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे बोला है इट इज नोन एज पास्कल, इसी को हम पास्कल बुलाते हैं और पीए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। इन एटमॉस्फेरिक साइंस, अगर हम एटमॉस्फेरिक साइंस की बात करें जिसमें हम एटमॉस्फेयर प्रेशर वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं, द यूनिट फॉर मेजरिंग प्रेशर इज बार। तो हम यहाँ पे किस में मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक साइंस में हम यूनिट मेजर करते हैं प्रेशर का बार में। एक बार का मतलब होता है 10⁵ पास्कल, और जो प्रेशर है हमारा वो एक स्केलर क्वांटिटी है। लास्ट लेक्चर में तुम्हें समझाया था, मैं फिर से समझाता हूं। मैं कह रहा हूं कि एक बार का मतलब हमारा होता है 10⁵ पास्कल। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि भाई साहब ये 10⁵ मतलब क्या है। तो 10⁵ का मतलब है 1 के आगे 5 जीरो, जीरो के ऊपर 5 है ना, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया इतना पास्कल। ये होता है तुम्हारा 1 बार। समझ आ गया, ये इतना पास्कल तुम्हारा हो जाता है 1 बार। और फिर हमारे को बोला है कि ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। हमको बोला है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मैंने लास्ट लेक्चर में ही तुम लोग को बोला था स्केलर क्वांटिटी हमारे वो क्वांटिटी होते हैं जिनकी कुछ खाली वैल्यू होती है, ठीक है ना, जिनकी केवल कुछ वैल्यू होती है, कुछ मैग्नीट्यूड होता है। इनके पास कोई भी प्रकार का डायरेक्शन नहीं होता, इनके पास दिशा नहीं होता है। जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वैसे क्वांटिटी को फिर हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इस बारे डिस्कस किया था। अब देखो यहां पे फिर वही चीजें बताई हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। हमें कह रहा है कि द एरिया इंक्रीजेस प्रेशर रिड्यूसेस फॉर द सेम फोर्स। अगर किसी भी चीज के लिए एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा उतने ही फोर्स के लिए। याद है मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके बताया था। अब चुभ रहा है, अब नहीं चुभ रहा है, उतना ही प्रेशर, ठीक है ना। एंड इफ द एरिया डिक्रीजेस द प्रेशर इंक्रीजेस फॉर द सेम फोर्स। अगर एरिया डिक्रीज होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। चलिए अगला लाइन देखिए, यहां पे क्या बोला है कि फॉर एग्जांपल ड्यू टू नेचुरल एडेप्टेशन ऑफ, अब नेचुरल एडेप्टेशन के बारे में तुमने ऑलरेडी पढ़ा था कैमल वगैरह के बारे में। फॉर एग्जांपल ड्यू टू नेचुरल एडेप्टेशन बॉटम सरफेस ऑफ अ कैमल्स फीट आर ब्रॉड। अब एक जो कैमल होता है उसका अगर तुमने पैर देखा होगा तो ऐसे ब्रॉड होता है। चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड एंड एडेप्टेशन करके था, उसमें हमने ये पढ़ा था, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा। बाय द वे इस पूरे चैप्टर का जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है वो मैंने अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, तो वहां पे जाकर के आप देख सकते हो। जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा बाकी चैप्टर्स भी अपलोड करता चला जाऊंगा, तो वहां से अगेन आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर है एकदम अच्छे से। तो अब देखो यहाँ पे अगला क्या लिखा है, hence the camel weight is exerted on a large area and the pressure on the sand is reduced। यही वो कारण है कि कैमल का जो पैर होता है वो काफी चौड़ा होता है, मोटा होता है, तो वहां पे ज्यादा एरिया हो जाता है। ज्यादा एरिया है तो प्रेशर क्या होगा, ये कमेंट में बताओ, कम होगा। बिल्कुल सही, नहीं लिखा तो लिखो कमेंट में, ठीक है ना। अच्छा, दिस इज व्हाई कैमल फीट डज नॉट पेनिट्रेट इनटू द सैंड एंड इट बिकम इजी टू वॉक। और यही कारण है कि जो कैमल का पैर है वो जमीन के अंदर धंसता नहीं है, सैंड के अंदर धंसता नहीं है, बालू रेत के अंदर, और वो आसानी से उस पर चल पाता है। चलिए अब देखो दूसरा हमको क्या बोला है यहाँ पे। तो अगला जो हमारा पॉइंट है दैट इज बेसिकली प्रेशर ऑन सॉलिड। सॉलिड पे कितना प्रेशर लगता है, फिर हम प्रेशर ऑन लिक्विड पढ़ेंगे और फिर प्रेशर ऑन गैसेस पढ़ेंगे जिसको हम गैस प्रेशर बोलते हैं। तो चलो सॉलिड के ऊपर का थोड़ा सा प्रेशर को अच्छे से समझते हैं। देखो कह रहा है पॉइंट क्या हमारा, प्रेशर ऑन सॉलिड्स, ये हमारा पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एयर प्रेशर इज एक्सर्टेड, ये एक्सर्ट होता है, ठीक है ना, इज एक्सर्टेड ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट केप्ट इन एयर। अब एयर जो है हमारे ऊपर चारों तरफ है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट तो हवा में रहेगा उसके ऊपर क्या होता है, एयर प्रेशर एक्सर्ट होता है। एयर है ना, तो एयर का प्रेशर लगेगा। व्हेन अ वेट इज केप्ट ऑन सॉलिड, अगर किसी वेट को तुम सॉलिड पे रखोगे, प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन इट, तो उसके ऊपर भी प्रेशर लगता है। किसके ऊपर, उस सॉलिड के ऊपर। अब ध्यान से समझना इस बात को ना, थोड़ा केयरफुली हमें ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि ये जैसे मान लो एक कोई सरफेस है, ये कोई सॉलिड सरफेस है, मान लो ये हमारा कोई सॉलिड सरफेस है, और मान लो इस सरफेस के ऊपर मैंने कुछ तो एक एप्पल रख दिया, ठीक। अब इस एप्पल के ऊपर क्या लग रहा होगा, एयर का प्रेशर लग रहा होगा चारों तरफ से, ओके, फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। और ये जो मेरा एप्पल है वो इसके ऊपर भी तो प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा। समझ आ गया, दोनों बातें समझ आ गई बहुत अच्छे से। चलिए अगर समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात। दिस प्रेशर डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द वेट एंड द कॉन्टेक्ट एरिया बिटवीन देम। अब कितना प्रेशर होगा किसी भी सॉलिड का, ठीक है ना, वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि हमारे जो महाशय एप्पल है
इस एप्पल का वेट कितना है। और अगर तुमसे कोई भी पूछे कि वेट कितना होता है, तो वेट का मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। केवल मास वेट नहीं होता, हेलो प्लीज समझना। अगर तुमको किसी ने बोल दिया कि भैया 2 किलो का एप्पल है, नॉट वेट, दिस इज मास, ये दोनों अलग होते हैं, ठीक है ना। मास मतलब कितना है, तो 2 kg का है। वेट मतलब धरती माता इसको कितने, इस 2 kg को कितने प्रेम से खींच रही है, तो धरती माता का प्यार ग्रेविटी, तो मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, ये तुम्हारा वेट होता है। समझ आ गया। मास और वेट अलग चीज है। मास मतलब अमाउंट ऑफ मैटर, चलिए यहां पे लिख के समझा देता हूं मैं, ठीक है ना। मास मतलब अमाउंट ऑफ मैटर, ओके, अमाउंट ऑफ मैटर, कि किसी भी चीज का मैटर कितना है, उसमें अमाउंट 1 किलो है, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, ग्राम, के मिलीग्राम, ये तुम्हारा मास होता है। जबकि जो तुम्हारा वेट होता है वो तुम्हारा होता है मास, जो भी तुम्हारा मास है, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नॉर्मली 9.77 या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। नॉर्मली हम क्या लेते हैं, 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिटेल में हम लोग 10th में पढ़ेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में इसके बारे में, ठीक है ना। ये हम लेते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं 10। तो मान लो कि मेरा 2 किलो का एप्पल है और हम 10 वैल्यू मान लेते हैं इसका, तो ये मेरा हो जाएगा 20, और वेट हमेशा न्यूटन में होता है। ये बात याद रखना। वेट एक प्रकार का क्या है, वेट एक प्रकार का फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, पुल है एक प्रकार का। ग्रेविटी कितना पुल कर रही है, धरती माता का प्यार, तो ये न्यूटन में होगा। तो किसी भी चीज के ऊपर कितना लग रहा है वो डिपेंड करता है उसके वेट पे, और वो कितना एरिया कांटेक्ट में है उसके ऊपर, कितना प्रेशर लग रहा है। चलिए अगर ये बात अगर आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई है, तो अब एक यहाँ पे साइंटिस्ट भैया हमारे आए हैं एक्सपेरिमेंट लेके। तो हमारे साइंटिस्ट भैया कह रहे हैं ट्राई दिस, डू द एक्टिविटी डिपिक्टेड इन फिगर 3.2 व्हाट इज सीन। अब देखो यहाँ पे ये जो 3.5 जो तुम्हारा फिगर है 3.5, इसमें एक एक्टिविटी है, यहाँ पे ये रखा है, ये सीधा है, बुक्स यहाँ 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 रखा। तो अब देखो ना, जो फोर्स है तुम्हारा, जो प्रेशर है बेसिकली, वो डिवाइड हो गया। थोड़ा सा प्रेशर यहाँ लग रहा है, थोड़ा सा प्रेशर यहाँ लग रहा है, थोड़ा सा प्रेशर यहाँ लग रहा है, थोड़ा सा प्रेशर यहाँ लग रहा है। अब जब इस सबको यहाँ पे डाल दिया, तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, इसका जो वेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और एरिया घट गया। तो अगर वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया मतलब फोर्स बढ़ गया, वेट और फोर्स सेम ही होता है, तो फोर्स तुमने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया यहाँ पे, और जो तुम्हारा ये जो है एरिया जो है उसको तुमने बहुत घटा दिया। एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। लिख लो इस बात को कहीं पे, एरिया घटता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है ना। चलिए तो अब यहाँ पे अगर आपको क्लियर हो गया, फिर एक और यहाँ पे चीज कुछ बोला है, यूज योर ब्रेन पावर, अपना दिमाग लगाइए। तो चलिए हम लोग, मैं और आप मिलकर के अपना अपना दिमाग लगाते हैं। तो दिमाग लगाने के लिए क्या है कि यू मस्ट हैव सीन अ वेजिटेबल वेंडर कैरिंग अ बास्केट ऑन हर हेड। आपने कभी किसी सब्जी वाले को देखा होगा कि वो सर पे ऐसे लेके जाती है, शी कीप्स अ ट्विस्टेड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन द हेड। तो वो ऐसे क्लॉथ को इस तरीके से बांध करके अपने सर पे रखती, क्यों रखती है, क्यों रखती है। इससे क्या होता है कि अब देखो, मान लो कि हमारी कोई वेजिटेबल वाली, ठीक है ना, मान लो कि ये हमारी वेजिटेबल वाली, सुंदर सी वेजिटेबल वाली, ठीक है। अब उसने ये टोकरी रखी, तो टोकरी का इतना एरिया कांटेक्ट में, लेकिन अगर वो मान लो यहाँ पे एक ऐसा बना के कपड़े का रखती है, तो एरिया उसने क्या किया, बढ़ा दिया, एरिया बढ़ गया तो प्रेशर। सब्जी वाली भी स्मार्ट है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी बात पे हम लोग, और यहाँ पे आ जाते हैं हमारे, फिर देखो ये हमारा क्लियर हो गया। तो अब ये देखो क्या बोला है, वी कैन नॉट स्टैंड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम एक ही जगह पे बहुत लंबे समय तक नहीं खड़े रह सकते, हमारा पैर दुखने लगता है। हाउ लॉन्ग वी कैन, हाउ देन कैन वी स्लीप ऑन अ प्लेस फॉर 8 and odd hours। मतलब 8 से ज्यादा घंटा हम एक ही जगह पे सो क्यों पाते हैं। अब इसका जवाब क्या है, तुम समझदार हो कि जब हम खड़े होते हैं कहीं पे, तो हमारे पैर इतनी सी जगह लेते हैं, इतना एरिया लेते हैं। जब हम सोते हैं तो भैया हम भरपूर जगह लेते हैं, तो एरिया बढ़ जाता है, तो प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। अच्छा फिर बोल रहा है द सिकिंग ऑन आइस, व्हाई आर लॉन्ग फ्लैट सिकी यूज्ड। बेसिकली जो स्केट करने के लिए जो इस तरीके का क्या कहते हैं उसको, स्केटिंग ही कहते हैं ना, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं। तो ये वाली जो चीज होती है ये बहुत चौड़ी बनाई जाती है, तो इससे क्या होता है, एरिया ज्यादा वो ले लेता है, तो प्रेशर अपने आप घट जाता है, जिससे वो बहुत आसानी से स्लिप हो पाता है। तो कुल मिला के वही है, एरिया बढ़ा दो प्रेशर घटा दो, पूरी कहानी वही है। अब अगला तुम्हारा जो टॉपिक है दैट इज प्रेशर ऑन लिक्विड। लिक्विड पे कितना प्रेशर लगता है। अब देखो लिक्विड और जो तुम्हारा गैस होता है, ध्यान से सुन लो इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो तुम्हारा लिक्विड होता है और जो तुम्हारा गैस होता है, इन दोनों को हम प्यार से फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, वो चीज जो एक जगह से दूसरी जगह बह के जा सकता है, फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बुलाते हैं।
अब ये हर एक डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है, ये बात याद रखना। तो इतना अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ऑल डायरेक्शन में लगाता है इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर, तो बस बात खत्म। अब कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। एक्टिविटी, पूरा एक्टिविटी भरा है, तो हम लोग ये वाला एक्टिविटी अभी देख रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी पे देखो क्या बोला है, कह रहा है कि टेक अ प्लास्टिक बॉटल, टेक अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ ग्लास ट्यूब ऑन विच अ रबर बलून कैन बी फिटेड। ठीक है, तो बेसिकली एक प्लास्टिक बॉटल लेना है और उसके बाद एक लंबा सा तुमको क्या लेना है, ग्लास ट्यूब लेना है, जिसपे तुम बेसिकली एक रबर का बलून लगा सकते हो। वार्म अप वन एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब एंड जेंटली पुश इट इनटू द बॉटल एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम। मतलब यहाँ पे देखो ये बताया है कि 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ वो ग्लास ट्यूब को थोड़ा सा गर्म करके प्लास्टिक केस में डाल दो कि होल होके घुस जाए उसके अंदर और पानी का लीकेज ना हो। अच्छा, लीकेज हो सकता है, लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए थोड़ा सा और ज्ञान दिया है हमारे बुक में। क्या दिया है बोलो? ये लोग बोल रहे हैं टू अवॉइड वाटर लीकेज अप्लाई मोल्टन वैक्स ऑन साइड ऑफ द ग्लास ट्यूब। थोड़ा सा आसपास मोम लगा दो, जिससे क्या होगा, कोई लीकेज नहीं होगा बेसिकली। नाउ फिल वाटर स्लोली इन द बॉटल एंड सी हाउ द बलून इन्फ्लेट्स। अब जब धीरे धीरे तुम पानी भरोगे तो बलून क्या होने लगेगा, फूगने लगेगा। ठीक है, वॉट इज ऑब्जर्व द प्रेशर ऑफ द वाटर एक्ट्स ऑन द साइड ऑफ द बॉटल एज वेल। अगर तुम इससे तुम्हें समझ क्या आया बेसिकली, देखो अब इससे तुम्हें क्या समझ आया कि भाई साहब हमारा जो हमने जो ये कार्यक्रम किया है ये तो हमने बॉटल के साइड में किया है, और जैसे जैसे हम पानी इसके अंदर भर रहे हैं तो हम तो ऊपर से पानी भर रहे हैं, लेकिन हमारे बलून में पानी जा रहा है और बलून धीरे 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 विशाल होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो ये यहाँ पे लिक्विड है ये नीचे की तरफ तो ऑब्वियसली प्रेशर लगा रहा होगा, बट ये साइड में भी लगा रहा है। सीखने को ये मिला, मैंने क्या कहा, हर तरफ लगाता है। चलो एक और, फिर एक और एक्टिविटी बोला है, बड़ा प्यारा सा एक्टिविटी है। और इस एक्टिविटी में क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। टेक अ प्लास्टिक बॉटल, आपको एक छोटा सा प्लास्टिक बॉटल है, देखो यहाँ पे मेरे सर के ऊपर एक प्लास्टिक बॉटल ले लिया हमने। फिर कह रहे हैं प्योर इट विथ थिक नीडल एट पॉइंट 1 2 3 एज शोन इन फिगर 3.7। तो जैसे 3.7 में दिखाया है, 0.1 0.2 और 0.3 ऐसे 3 जगह पे तुम्हें क्या करना है, टुच 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 होल कर लेना है। चलो मान लो तुमने होल कर लिया। उसका कह रहा है फील द वाटर इन द बॉटल अप टू फुल हाइट, पूरा भरो बॉटल को बढ़िया, एज शोन इन द फिगर, जैसा फिगर में दिखाया पूरा भरना है तुमको। यहाँ पे पूरा इन लोगों ने भरा नहीं, चिटिंग चिटिंग। ठीक है, वाटर जेट्स विल सी इमर्जिंग एंड प्रोजेक्टिंग आउट। तुम्हें इस तरीके से पानी बाहर आता हुआ दिखेगा, बट कोई पानी दूर तक जा रहा है, कोई नजदीक तक जा रहा है। अब यहां से भी तुम्हें एक चीज सीखने को मिलेगा। अब देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है, द वाटर जेट इमर्जिंग फ्रॉम द होल एट द टॉप विल फॉल क्लोजेस्ट टू द बॉटल। जो सबसे ऊपर है वो सबसे नजदीक गिर रहा है, राइट। उसके बाद जो द जेट फ्रॉम द लोएस्ट होल फॉल फार्थेस्ट फ्रॉम द बॉटल, जो सबसे नीचे है वो सबसे दूर गिर रहा है। तब नीचे जो है उस पर ज्यादा प्रेशर है, मतलब हम कह सकते हैं कि नीचे ज्यादा प्रेशर होता है, ऊपर कम प्रेशर होता है। तो ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ता है और नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर बढ़ता है, वाइसा वर्सा। चलिए अब बोल रहा है ऑल्सो जेट कमिंग आउट फ्रॉम द टू होल्स एट द सेम लेवल फॉल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटल। इसका मतलब है कि अगर तुमने मान लो यहां पे 2 होल कर दिया तो ये दोनों सेम ही जगह पे आके गिरेंगे, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्वल प्रेशर होता है। What is understood from this? इससे क्या समझा तुमको? तो बोला जा रहा है कि एट एनी वन लेवल, किसी भी एक लेवल पे, जैसे हमने इसी एक लेवल पे 2 होल किया, राइट, द लिक्विड प्रेशर इज सेम, सेम प्रेशर था तभी तो बराबर गिरा। ठीक है, ऑल्सो द प्रेशर इंक्रीजेस एज द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे नीचे आते हैं प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हमारा बढ़ जाता है। अगर तुम्हें ये पूरा समझ आ गया है तो अब हम हमारे दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। एक बार टाइम देख लेता हूं, थोड़ी देर बाद मेरा एक लाइव क्लास है, तो हम गैस प्रेशर पढ़ते हैं, ठीक है ना। अभी तो गैस प्रेशर क्या है, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग में तुम्हें पता ही नहीं चलेगा क्योंकि रिकॉर्डिंग को मैं पोस्ट करूंगा। उसके बाद बाकी आगे का पार्ट जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बॉयंट फोर्स, इसको मैं बाद में रिकॉर्ड करूंगा, वरना होता नहीं है, थोड़ा बिजी शेड्यूल है तुम्हारे भाई का, काफी लाइव क्लासेस होता है। मैं लाइव ज्यादा पढ़ाता हूँ, रिकॉर्डिंग कम करने की कोशिश करता हूँ पढ़ाने वाला, क्योंकि रिकॉर्डिंग में उतना फिर फील नहीं आता, ठीक है ना। बट लाइव क्लास में खुल के मस्ती से फुल पढ़ाता है, बहुत मजा आता है। इजी लर्निंग में हमारे बहुत लाइव क्लासेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ अ बलून इज इन्फ्लेटेड बाय फिलिंग एयर बाय माउथ, it inflates on all the side. If a pinhole is created on the balloon, air leaks out and the balloon does not inflate fully. It is realized that like liquid, gas also exert pressure on the wall of the container which is enclosed. All the gases and liquids have a common name, fluid. जो मैंने तुम्हें बोला था, सारे गैस और लिक्विड को हम फ्लूइड बुलाते हैं। Fluids in a container exert pressure within and on the walls
wall and on the bottom a fluid enclosed in a container exert pressure equally in all direction at point within the fluid। अब यहाँ पे ये यही इंपॉर्टेंट है बेसिकली। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मान लो तुम्हारे पास एक बलून है, ठीक है ना, तो तुम्हारे पास एक मान लो बलून है, तो उस बलून में तुम क्या करो, तो बलून क्या हो रहा है, फूक जा, चारों तरफ से बढ़ रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है, नहीं, बलून चारों तरफ से बढ़ रहा है, चारों तरफ प्रेशर तुम्हें महसूस होगा। इसका मतलब है कि जो लिक्विड होता है और जो गैस होता है, मतलब जो फ्लूइड्स होते हैं बेसिकली, वो चारों तरफ प्रेशर लगाते हैं। समझ आ रहा है, वो क्या करते हैं, चारों तरफ प्रेशर लगाते हैं। ये हमें यहां से कॉन्सेप्ट समझ, इज इट क्लियर? अब उसी बलून को अगर तुमने एक होल कर दिया और उसको तुम फुलाओगे तो वो नहीं फूलेगा ज्यादा उसमें से, क्योंकि हवा निकल जाएगा, लीकेज हो जाएगा। चलिए, तो इतना ही बोलने की यहां पे कोशिश कर रहे हैं, बाकी कुछ खास नहीं बोल रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं सिंपल भाषा में जाओ तो एटमॉस्फेरिक, हमारे आसपास जो भी एटमॉस्फेयर है उसमें सारे गैसेस हैं, अलग अलग प्रकार के गैसेस है। ये गैसेस कॉन्स्टेंटली तो फोर्स लगाते रहते हैं, करने प्रेशर क्रिएट, तो इसको हम एटमॉस्फेयर। के मन में एक और सवाल आएगा जिसका उत्तर वैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एंड दैट इज कि अगर इतना सारा प्रेशर है जिसके बात करेंगे, तो भाई साहब हम पचक क्यों नहीं जाते, हम दब क्यों नहीं जाते, हम क्रस्ट क्यों नहीं? इस प्रश्न का उत्तर ये है कि हमारे बॉडी के अंदर आर्टरीज वगैरह के अंदर ब्लड फ्लो फ्लूइड है, इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर कैविटी भी, गैप गैप है, उसके अंदर भी एयर भरा हुआ है, एक दूसरे को बैलेंस। बाकी यही बात डिटेल में टेक्स्ट बुक में किस तरीके से लिखा है उसको देख लेते हैं। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा कार्यक्रम। अब हमारे कार्यक्रम में लिखा हुआ है कि एयर सराउंड्स द अर्थ फ्रॉम ऑल द साइड। एयर जो है वो चारों अर्थ को ठीक है ना। द लेयर ऑफ द एयर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर, और यही जो एयर का लेयर है इसको एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट अबाउट 6, जमीन से 16 किलोमीटर तक जाता है, और उसके बाद अगले 400 किलोमीटर एक डाइल्यूट फॉर्म में जाता है। देखो यहाँ पे बहुत डेंसिटी ज्यादा है, फिर यहाँ देखो पतली लेयर होगी, ठीक है ना। तो उसके बाद बोला द एटमॉस्फेरिक, यहाँ हो गया द प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू एयर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक। अब इसके अंदर जो एयर है, वो एयर जब प्रेशर क्रिएट करता है तो उसी प्रेशर को एयर प्रेशर या फिर बेसिक एटमॉस्फेयर। अब इमेजिन करो एक हॉलो सिलेंडर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे यूनिट का मतलब होता है 1, तो जैसे यहाँ पे बोला है कि मान लो कि एक हॉलो सिलेंडर मतलब एक पाइप की तरह है जिसके अंदर जगह है कुछ पानी, और यहाँ पे इसका जो एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 यूनिट बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बोला है इज स्टैंडिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, वो अर्थ के सर्फेस पे रखा हुआ है, ठीक है, एंड इट कंटेन्स एयर, उसके अंदर एयर है। वेट ऑफ द एयर इज द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ, वेट ऑफ द एयर इज द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, करता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये जो वेट है एयर का वो क्या है बेसिकली, जैसा मान लो कि एक एप्पल है और ये हमारा अर्थ है, मान लो हमारा अर्थ है और ये एक एप्पल है, तो एप्पल का कुछ मास होगा, चीज का कुछ मास होता है, उसको अर्थ उसको अपनी तरफ, जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कोई भी चीज जैसे नीचे नहीं जाता है, समझ रहे हो, वो कहाँ जाता है, अर्थ के सेंटर की तरफ जाता है। तो उसी तरीके से जो एयर होगा उसका कुछ वेट होगा, पता है हमने पहले एक्सपेरिमेंट बलून वाला एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये जो एयर का वेट होगा, तो वेट ऑफ द एयर इज द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो वो सेंटर की तरफ एक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, यहाँ पे फोर्स है कुल मिला के, आ गया। उसके बाद बोला दिस मीन्स दैट द एटमॉस्फेयर ऑफ दिस वेट डिवाइडेड बाय, का मतलब कह रहा है जो तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो प्रेशर, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, ये किसका फोर्स है, ये उस एयर का फोर्स है, साथ ही साथ वो एरिया जितने एरिया पे वो लग रहा है। प्रेशर यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक है वो भी प्रेशर है, तो फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया ही रहेगा, लेकिन फोर्स किसका है, एयर का है, और एरिया कौन सा है, अर्थ का सरफेस है। आई होप कि तुम्हें एकदम अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो, कह रहा है कि द एयर प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर, लेवल पे बात करोगे जमीन के सतह के पास, ठीक है ना। तो एक एयर प्रेशर डिक्रीजेस एज वन गोज अप इन द हाइट फ्रॉम द सी, जैसे जैसे तुम लेवल से ऊपर की तरफ जाओगे तुम्हारा एयर प्रेशर धीरे धीरे धीरे, एक एटमॉस्फेयर का मतलब होता है 101 इंटू 10⁻³ 10⁻³ का मतलब होगा एक के बाद 3 जीरो, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हें बोला है 1 बार इज इक्वल एम बार, ओके, और एक एम बार अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली होता है 10⁻² पास्कल, मतलब 100 पास्कल, अब हेक्टो पास्कल भी,
देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज स्पेसिफिक बार और हेक्टोपास्कल स्पेसिफाइड, इस तरीके से इसको स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। द एटमॉस्फेयर एट अ पॉइंट इन द एयर इज इक्वल फ्रॉम ऑल द साइड, किसी भी साइड से अगर एटमॉस्फेयर इक्वल होगा, ऊपर से ज्यादा है नीचे कम है, ठीक है। हाउ दिस प्रेशर इज क्रिएटेड, ये प्रेशर कैसे क्रिएट, का जवाब है कि इफ द एयर एग्जिस्ट इन अ क्लोज कंटेनर, अगर जैसे एक कंटेनर इसके अंदर अगर एयर है बेसिकली, ठीक है, द एयर मॉलिक्यूल्स इज इन रैंडम मोशन कंटिन्यूस वॉल्स ऑफ द, एयर के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन और कंटिन्यूस वॉल के ऊपर ये कोई ना कोई फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। इन दिस इंटरेक्शन फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर ड्यू टू, तो मान लो इतने से एरिया पे कुछ एयर फोर्स लगा रहा है, फोर्स लग रहा है एरिया पे, तो क्या हो रहा है, प्रेशर क्रिएट, क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए, वी कॉन्स्टेंटली बियर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन आवर हेड, हमारे सर पे हमेशा एटमॉस्फेरिक होता है, लेकिन however the cavities in our body are also filled with air and arteries and are filled with, तो हमारे बॉडी के अंदर कैविटीज गैप है, वो भी एयर से भरे हुए हैं, और जो हमारे खून कैरी कर रही है आर्टरीज और पाइप से तो हमारे ब्लड को कैरी कर रही है, उनके अंदर भी ब्लड है, तो इस कारण क्या होता है कि हम क्रस्ट नहीं जाते और ये बेसिकली बैलेंस हो जाता है। समझ आ गया। द अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हाइट फ्रॉम द सी प्लस ऑन, जैसे जैसे तुम ऊपर की तरफ जाओगे प्रेशर डिक्रीज, तो वही पॉइंट वापस एक्सप्लेन, बाकी तो सिंपल चीजें हैं। चलिए अब यहां तक अगर क्लियर हो गया है, तो अब यहाँ पे सीधे आ जाते हैं हम बॉइंट फोर्स वाले टॉपिक पे, ठीक है। तो बॉइंट फोर्स में क्या बताया है, पॉइंट फोर्स बेसिकली एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई करता है ना, इतना सिंपल भाषा में तुम ये बात याद रख। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टेक अ प्लास्टिक बॉटल एंड फिक्स द लिड टाइटली, एक प्लास्टिक बॉटल लेना है, तो बेसिकली एक एक्टिविटी है जिसमें तुम एक प्लास्टिक बॉटल लेना और उसके टाइटली बांध देना है, बंद कर देना है, ठीक है। नाउ प्लेस इट इन वाटर एंड सी, तो पानी के अंदर डालो और देखो कि क्या होता है, तुम देखोगे इट विल फ्लोट ऑन वाटर, ये पानी के ऊपर तैरने लगेगा, ठीक है। ट्राई एंड पुश इट इनटू द वाटर, जब तुम उसको पानी के अंदर धक्का देने की कोशिश करोगे, पानी के अंदर जाएगा लेकिन फिर बाहर आएगा फट से, ठीक है ना। इवन व्हेन इट इज पुश्ड इट कंटिन्यूज टू फ्लोट, फिर भी वो तैरने की कोशिश करता रहेगा। दिस एक्सपेरिमेंट कैन ऑल्सो बी डन विद अ प्लास्टिक हॉलो बॉल, आप इसको एक बॉल से भी कर सकते हो। तुम्हें सिंपल बात पता है कि भैया इसके अंदर एयर है जिसके कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन इसको ऊपर की तरफ धकेल कौन रहा है, पानी तो ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी डेंसिटी कम होगी इसके मुकाबले, ये हल्का होगा इसके मुकाबले तभी, राइट। अब देखो यहाँ पे, नाउ फिल द बॉटल विथ वाटर टू द फुलेस्ट, क्लोज द लिड एंड रिलीज इट इन द वाटर, अब इस बॉटल को पूरा पानी से भर दो, हाँ वो भर सकता है, ढक्कन को बंद कर दो और उसके बाद इसको अंदर डालो। अब ऐसा करने के बाद भी तुम देखोगे द बॉटल विल फ्लोट इनसाइड द वाटर, व्हाई डज दिस, अभी भी जो तुम्हारा बॉटल है वो पानी के अंदर तो जाएगा लेकिन अंदर तैरते रहेगा। तो देखो जो इसका जो भी मास होगा उसके कारण ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, लेकिन ये जो फ्लूइड है, जो ये वाटर है, ये उसको ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है बिकॉज ऑफ दिस बॉयल्ड फोर्स, एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये क्या हो रहा है, कुछ हद तक बैलेंस हो रहा है, और ये यहाँ पे सिंपल भाषा में। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, खाली वाला हमारा तैर रहा था, ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब उसके विपरीत द बॉटल फुल ऑफ वाटर फ्लोट इनसाइड बट डज नॉट गो टू द बॉटम, लेकिन जो बॉटल पूरा था वो अंदर की तरफ तैर रहा था, लेकिन एकदम नीचे एकदम सतह पे नहीं गया, अंदर नहीं चला गया भारी होने के बावजूद भी। द वेट ऑफ द एम्प्टी बॉटल इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वेट ऑफ द वाटर इनसाइड, अब यहाँ पे ये जितना भी पानी है उसका जो वेट होगा उसके हिसाब से इसका खाली बॉटल का कोई भी वजन नहीं, एकदम निग्लिजिबल है, तो ये ऊपर तैर रहा था। लेकिन उसके बाद अगर तुम बात करोगे, सच अ बॉटल विथ नाइदर फ्लोट्स ऑन द सर्फेस नॉर इट डज गो, यहाँ पे कहा गया, हाँ, सच अ बॉटल विथ वाटर neither floats on the surface nor it goes to the bottom, this means the force due to gravity acting downward, gravity की तरफ लग रही है, must have been balanced by an opposing force in the upward direction, तो अपोजिंग फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रही है, जो हमारी बॉइंट फोर्स है, वो बैलेंस हो गई होगी, ठीक है। द बॉटल फिल्ड विथ वाटर, तो उस किस केस में, हमारा पानी भरा हुआ है, तो ये वाला जो हमारा बॉटल पानी हमने भर दिया है, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है और इसके लिए क्या कर रहा है, तैर रहा है। दिस फोर्स मस्ट हैव बीन ओरिजिनल वाटर सराउंडिंग द बॉटल, और ये फोर्स कौन लगा रहा होगा, आसपास जो पानी है वही लगा रहा है, ठीक है। द अपवर्ड फोर्स, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन वाटर और अदर फ्लूइड और गैस इज कॉल्ड एज बॉइंट। आपको क्या बोला था, सिंपल भाषा में बॉइंट फोर्स क्या होता है, एक अपवर्ड फोर्स होता है जो कोई भी फ्लूइड लगाता है, और आगे आपको पहले पहले वाले पार्ट में बताया है कि फ्लूइड किसको हम बोलते हैं,
कोई भी लिक्विड या गैस को हम फ्लूइड बुलाते हैं। चलिए, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब हम सीधे आगे जाते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन बोला है जो हम अपने घर में ट्राई कर सकते हैं, कहीं पे अगर हम गाँव वाँव जाए तो। यहाँ पे बेसिकली हमें कुआं चाहिए इसको ट्राई करने के लिए, या फिर तुम वीडियो देख सकते हो रिलेटेड, अगर तुम्हें कुआं नहीं मिल रहा है तो अब देखो ये क्या बोला जा रहा है कि while pulling a bucket from a well, जब तुम एक कुएं से जब एक बकेट को खींचते हो, तब बकेट फुल ऑफ वाटर इमर्स फुल्ली इन द वाटर, अगर बकेट पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ तो पानी के अंदर चला जाता है, ठीक है ना, एंड अपियर्स टू वेटलेस, और जब वो पानी के अंदर चला जाएगा तो तुम्हें बहुत हल्का लगेगा। क्यों हल्का लगेगा? अब जैसे यहाँ पे समझो बात, ठीक है ना, अब मान लो कि तुम्हारे पास ये कुआं है, ओके, ये तुम्हारा कुआं है, ये तुम्हारा नहीं, मेरा भी कुआं है, ठीक है ना, इस कुएं में तुमने बॉटल डाला, मान लो यहाँ तक पानी है, तो अब ये तुम्हारा बाल्टी है, तो ये बाल्टी के ऊपर क्या होगा, एक फोर्स लग रहा होगा, बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ, हालांकि ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही होगी, तो ये तुम्हें बैलेंस हो जाएगा और तुम्हें हल्का लगेगा, ठीक है ना। लेकिन वही जब उसको तुम ऊपर की तरफ खींच लोगे, कहानी वही है, ठीक है ना। When it has been pulled out of the water, why, जब तुम पानी से उसको बाहर खींच लोगे तुम्हें हल्का लगेगा, जैसे लेकिन पानी के बाहर आ जाएगा फिर तुम्हें भारी भारी सा लगने लगेगा, ठीक है। ओके, टेक अ पीस ऑफ थिन एल्यूमिनियम शीट एंड डिप इट इन वाटर इन अ बकेट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ, shape the same piece of aluminum into a small boat and place it into the surface of water, if it float isn't it। देखो ये बहुत अच्छा एक ट्राई हमारे साइंटिस्ट भैया कह रहे हैं। अब यहाँ पे समझने की हमें क्या कोशिश करनी है कि अगर एरिया बढ़ जाता है तो हमें ऑलरेडी पता है, देखो इसमें कुछ अलग नहीं है, जैसे बोल रहे हैं कि एक एल्यूमिनियम का थिन शीट ले लो, अब उसको तुम पानी में डालो, हो सकता है कि वो तुम्हारा डूब जाए, लेकिन अब उसी का अगर तुम एक बोट बना दोगे मान लो, तो वो बोट डूबेगा नहीं। क्यों? एरिया बढ़ गया। अब मुझे बताओ, प्रेशर इज इक्वल टू क्या था आपका, फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पे एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा है तो नीचे जाएगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पे एरिया तुमने बढ़ा दिया तो प्रेशर अपने आप घट गया, तो उसका ओवरऑल प्रेशर है वो घट गया बोट में। और इसमें ज्यादा ज्यादा कांटेक्ट में भी है ना, ये देखो ये बात है, ये ज्यादा कांटेक्ट में, तो इस पे जो पॉइंट फोर्स लग रहा होगा वो भी तो ज्यादा होगा ना ओवरऑल, ज्यादा एरिया कांटेक्ट में है, यहाँ पे कम एरिया कांटेक्ट में है। समझ आ रहा है तुम्हें? चलिए बहुत अच्छी बात है अगर समझ आ रहा है तो। अब देखो यहाँ पे एक सवाल फिर से बोला है कि आयरन नेल, बहुत बढ़िया सा सवाल है कि आयरन नेल सिंक्स इन वाटर बट व्हाई डज अ मैसिव स्टील स्टीप फ्लोट ऑन इट। वही बात है कि एक आयरन नेल का एरिया कम है, एक जो बोट है उसका एरिया ज्यादा है, ठीक है ना। व्हेन एन object is dipped in liquid, buoyant force acts on it and hence it appears that the weight of the object is reduced। जब भी कोई भी चीज को तुम पानी में डालते हो, जब लिक्विड के अंदर डालते हो या गैस के अंदर डालते हो, बेसिकली उस पर एक buoyant फोर्स लगने लगता है, जिससे तुम्हें क्या लगता है, मतलब एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है। मान लो कि जैसे मान लो तुम ये कप को उठा रहे हो, ठीक है, तो मैं कप को ऐसे उठा रहा हूँ और यहाँ पे किसी ने हाथ लगा दिया, तो अब मुझे हल्का लगेगा ना, तो ये जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है ये बेसिकली buoyant फोर्स है। समझ आ रहा है बात? सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब अगला है, इट बिकम्स इजियर टू स्विम इन सी वाटर देन इन फ्रेश वाटर। सी वाटर में तुम, हमने पहले भी पढ़ा था कि तुमको सी वाटर में स्विम करना बहुत आसान है, क्यों, rather than a fresh water। this is because the density of the sea water is higher than the density of fresh water due to salt dissolved in the sea water। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास मान लो कि ये एक तुम्हारे पास एक नदी है, ठीक है ना, और ये तुम्हारे पास एक समंदर है। अब यहाँ पे समझो कि सी वाटर में तुम्हारे लिए फ्लोट करना क्यों आसान है। सबसे पहले हमने क्या बोला था, अगर कोई भी चीज हल्का होगा तो ऊपर रहेगा, ठीक है ना, जो भी लिक्विड है, जैसे मान लो ये तुम्हारा नॉर्मल पानी है, तो ये नॉर्मल पानी की डेंसिटी इस तरीके से है, ठीक है, और तुम ये हो, मान लो ये तुम हो, तो तुम्हारी डेंसिटी, अगर समझना ये नॉर्मल पानी है, इसमें जो तुम्हारी डेंसिटी है वो ज्यादा है, तुम्हारा जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, इसका डेंसिटी कम है, फ्लोट नहीं करोगे ऊपर, ठीक है ना। अगेन ऐसा नहीं कि समुद्र में ऊपर ऐसे 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 करते रहोगे, तैरना आसान है हम बोल रहे हैं, स्विम करना आसान है, इसमें थोड़ा मुश्किल है। अब वही जब तुम आ जाते हो इस वाले में, तो इस वाले में इसके अंदर बहुत ज्यादा सॉल्ट है ना, वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्ट है, तो बहुत ज्यादा सॉल्ट होने के कारण इस जो डेंसिटी है वो ज्यादा है। हमारे अंदर इतना नमक नहीं है कंपेरेटिवली, क्योंकि समुद्र बड़ा भी है ना भैया, ठीक है ना। तो यहां पे जब तुम तैरने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, बहुत आसानी से तुम्हारा इसमें कम है, सारा कम है, तो तुम तैर पाओगे। समझ आया? ये बात हम पिछले लेक्चर से समझते आ रहे हैं। चलिए अब देखो, इन दिस कह रहे हैं कि इन दिस, ओके, इन दिस बुक यू हैव सीन दैट लेमन सिंग्स। अब यहाँ पे जो हमने वो आलू वाला एग्जांपल लिया था, फिर इन्होंने लेमन बोल दिया, पता नहीं क्यों, तो आलू वाला एग्जांपल है, वही बोला जा रहा है कि नींबू डाल के देखोगे तो तैरेगा। देखो ना यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे
इसी में तो एक्सपेरिमेंट था यार, आलू वाला 10th में था क्या यार? ये तो बहुत गलत बात है, मैंने कहीं ना कहीं तो एक्सपेरिमेंट देखा था आलू वाला, मुझे याद है। हाँ देखा था भाई, 7वीं के बुक में तो नहीं देखा था मैंने। चलो यार मैं बता देता हूँ तुम्हें, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि हमने कहाँ देखा था। तो जैसे होता क्या है, मान लो यहीं पे तुमने एक आलू लिया, ठीक है ना, अब आदमी की जगह तुमने एक आलू ले लिया, तो ये आलू क्या होगा, यहाँ पे ऐसे जाके डूब जाएगा नॉर्मल वाले पानी में। लेकिन वही अगर तुम थोड़ा सा नमक डाल दोगे, सॉल्टी हो जाएगा, तो डेंसिटी बढ़ जाएगा बेसिकली किसका, ये वाटर का, और ये तुम्हारा आलू हल्का है कंपेरेटिवली, तो ये आलू ऊपर तैरेगा, डूबेगा नहीं। समझ आया? तो यही यहाँ पे लेमन का एग्जाम्पल लेके इन्होंने बोला है। हमने आलू का एग्जाम्पल 7th में पढ़ा होगा या इसमें ही पढ़ा होगा। चलो, इन सॉल्टी वाटर बॉइंट फोर्स एग्जिस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। सॉल्टी वाटर में बॉइंट फोर्स ज्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर बॉइंट फोर्स ज्यादा है, ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स है, नीचे की तरफ कम है, तो चीजें ऊपर की तरफ जाएगी। मतलब ऐसे एग्जांपल के तो तुम इस तरीके से समझो कि एक सॉल्टी वाटर है और ये आलू है मान लो, तो इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है मान लो, ठीक है, वो है तुम्हारा 10। ओके, लेकिन जो ऊपर की तरफ खींचने वाली, जो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है, बॉइंट फोर्स जो ऊपर की तरफ उठा रही है, वो मान लो कि है 15 न्यूटन। तो ऑब्वियसली बात है, जो ज्यादा है 5 न्यूटन ऊपर की तरफ, वो ज्यादा हो गया ना कंपेरेटिवली। अगर हम 15 में से 10 निकाल देंगे, तो 5 न्यूटन ऊपर की तरफ का फोर्स हमारा बच रहा है, नेट फोर्स, ये ऊपर की तरफ जाए। समझ आ गया? तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो, तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब सीधे यहाँ पे कुछ कुछ बातें लिखी है कि वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, जैसे हमने बोट वाला एग्जांपल लिया। द बॉइंट फोर्स इज मोर इफ द वॉल्यूम ऑफ द टिपिंग ऑब्जेक्ट इज मोर। अगर कोई भी चीज बड़ा है, जैसा मान लो कि मैं अगर ये कैलकुलेटर डालता हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे इतना बड़ा, और ये नोटबुक डालता हूँ पानी के अंदर, तो नोटबुक के ऊपर ज्यादा बॉइंट फोर्स लगेगा क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अभी हमने पढ़ लिया कि मोर द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मोर इज द फोर्स ऑफ बॉयंस। अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा, जैसे समुद्र का पानी का डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि उसमें नमक है, ठीक है ना, वो गाढ़ा है थोड़ा सा, तो वो ज्यादा लगाएगा बॉइंट फोर्स। क्लियर है? चलिए आगे। अब यहाँ पे डू यू नो में बहुत अच्छी बात लिखी है, हमें ये बिल्कुल पढ़ना चाहिए, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंड इसमें लिखा है कि देखो ये कुछ कुछ बातें लिखा, हाउ इट इज डिसाइडेड, how it is decided that in object left in liquid will get shrink in the liquid, will float on the surface or will float inside the liquid। 3 केसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 3 केसेस के बारे में बात हुई है। पहला केस तुम्हें बोला है कि भाई कोई भी चीज को अगर तुम पानी में डालते हो, तो एक तो होगा कि वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, पहला। दूसरा तुम्हारा केस ये हो सकता है कि वो पानी के अंदर क्या कहता है, सिंक कर रहा है, मतलब वो डूब जा रहा है। और तीसरा ये हो सकता है कि पानी के अंदर, ठीक है ना, अंडर वाटर में फ्लोट कर रहा है अंडर वाटर फ्लोट। और ये डिसाइड कैसे होता है, ये तीनों फैक्टर डिसाइड कैसे होता है, तो इसके लिए लिखा है द ऑब्जेक्ट फ्लोट ए बॉइंट फोर्स इज लार्जर देन इट्स वेट। अगर तुम्हारा यहाँ पे सिंपल भाषा में समझो, फ्लोट कब करेगा, अगर जो तुम्हारा फोर्स ऑफ बॉयंट है, बॉयंसी का जो अपवर्ड फोर्स है, वो ज्यादा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अभी तुम्हें एग्जांपल लेके ये वाला बताया था, ये वाला कि ये तैरेगा, बॉइंट फोर्स ज्यादा है, ये तुम्हारा फोर्स ऑफ बॉयंस है और ये तुम्हारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। ऐसे केस में वो ऊपर जाएगा, तैरेगा, ठीक है ना। दूसरा तुमको बोला है कि ऑब्जेक्ट सिंक्स इफ द बॉइंट फोर्स इज स्मॉलर देन इट्स वेट। तो बेसिकली जो ग्रेविटी, वेट मतलब ग्रेविटी का फोर्स, ठीक है ना। तो अब यहां पे फिर बोला है तुम्हें कि अगर तुम्हारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा है, मतलब तुम्हारा वेट ज्यादा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब तुम्हारा वेट, ठीक है ना, किससे, बॉइंट से, तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा जमीन के अंदर और पानी के अंदर डूब जाएगा किसी भी लिक्विड। और यहां पे एक और केस क्या बोला है कि ये फ्लोट कब करेगा, द ऑब्जेक्ट फ्लोट इनसाइड द लिक्विड इफ द बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट। तो अगर मान लो कि तुम्हारा जो फोर्स ऑफ बॉयंस है वो इक्वल टू हो गया तुम्हारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब वेट के बराबर, क्या होगा बेसिकली, ये अब क्या करेगा, पानी के अंदर में तैरेगा, अंडर वाटर फ्लोट। तो ये 3 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, तो इस बात को अच्छे से याद रखना। सिंपल है वैसे ये बात है। अब देखो, बॉइंट फोर्स के बेसिस पे एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, और इस प्रिंसिपल के ऊपर बहुत सारे, मतलब मैं सच बताऊं तो बहुत सारी चीजें काम करती है। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट भैया तुमको बहुत एक्सपेरिमेंट कराते हैं, फिर से एक एक्सपेरिमेंट लेके आए कि टेक अ लॉन्ग रबर बैंड एंड कट इट एट वन पॉइंट। एक लंबा रबर बैंड लो, उसको काट दो कि ऐसा सीधा हो जाए। अच्छा, एट वन ऑफ इट एंड टाई अ क्लीन वॉश स्टोन ऑफ 50 ग्राम वेट सोन 3
तो जैसा कि तुम्हें ये फोटो में दिख रहा है इधर मेरे ऊपर बॉइंट फोर्स वाला, वैसे एक पत्थर बांध दो बेसिकली। अब करना क्या है बेसिकली, मैं पूरा ये रीड करता हूँ फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ, या फिर पहले समझा दूं कि देखो फोटो देख के समझ में आ रहा है ना कि इसको ऐसे खाली इसमें रखेंगे तो ज्यादा नीचे, पानी में रखेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा नीचे से फोर्स लगेगा तो ऊपर रह जाएगा। यही है कुल मिला के। अब देखो यहाँ पे अब इसको एक बार अच्छे से रीड करते हैं कि कोई टेक्निकल टर्म रहे तो हमें समझ में आ जाए। देखो, नाउ होल्ड द वाटर, होल्ड द अदर एंड ऑफ द रबर बैंड एंड मेक अ मार्क देयर। तुमने यहाँ पे मार्क कर लिया एक, मान लो, ठीक है। कीप द स्टोन हैंगिंग इन द एयर एंड मेजर द लेंथ ऑफ द रबर बैंड फ्रॉम द स्टोन एंड मार्क एट द अर्लियर। तो तुमने मार्क कर लिया कि रबर बैंड पहले इतना था, अब फैल करके इतना हो चुका है, चलो कर लिया, ठीक है। और उसके बाद now take water in the pot and hold the rubber band to such a height that the water stone sinks in it। पानी लेकर के ऐसे करो कि इसमें थोड़ा सा डूबे। अगेन मेजर द लेंथ ऑफ द रबर बैंड टू द मार्क अप, फिर से इसको मेजर करो। व्हाट इज ऑब्जर्व, क्या देखा तुम, दिख रहा है बॉन्ड फोर्स लग रहा है बेसिकली, ठीक है ना। दिस लेंथ इज शॉर्टर देन द अर्लियर लेंथ, इसके मुकाबले ये तुम्हारा थोड़ा छोटा है, सही बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। while dipping the stone in water, length is stretched, rubber gets slowly reduced and is minimum when it sinks completely। What could be the reason for the shorter length of the rubber band in water? हमें पता है buoyant force, यहाँ पे लिखा भी है बड़े बड़े शब्दों में BUOYANT, buoyant force, ठीक है। When the stone is sunk in water, a buoyant force acts in it upward direction। अब यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, इधर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफ बॉइंट फोर्स लग रहा है, और इसके कारण क्या हो रहा है कि ऊपर की तरफ रह रहा है, जबकि इस वाले केस में केवल और केवल ज्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। अब कई बार बच्चे के मन में एक सवाल आता है, कोई बच्चा जो बहुत अच्छे से पढ़ता है, टर्म्स को समझता है, उसको सर यहाँ पे भी तो एयर है ना। ऑब्वियसली एयर है, लेकिन एयर की डेंसिटी वाटर से तो कम है ना। वाटर के अंदर तुम हाथ डालो और एयर के अंदर हाथ डालो, तुम्हें वाटर में डालने में थोड़ा ज्यादा तकलीफ होगी, एयर में यू गया, समझ आ रहा है। तो डेंसिटी दोनों का अलग है ना, इसके लिए फर्क पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देयरफॉर द फोर्स व्हिच एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इफेक्टिवली रिड्यूस। तो जो तुम्हारा ग्रेविटी वाला फोर्स जो लग रहा है, वो यहाँ पे जब ये बॉइंट फोर्स भी लग जा रहा है तो कम हो जा रहा है, जो हमने पढ़ा था अभी, ये वाला केसेस हमने पढ़े थे ना, वही वाली बात, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे बोला हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉइंट फोर्स। अब प्रश्न ये है कि बॉइंट फोर्स मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या है, यहाँ पे कितना बॉइंट फोर्स लग रहा है, हमें कैसे पता चलेगा। अगर तुम्हें बताऊं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अगर तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये एक पत्थर है और मैंने कह दिया कि ये पत्थर मेरा 2 किलो का है, ठीक है ना। और मैं तुमको पूछ रहा हूँ कि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, तो इसको बताने का बहुत सिंपल सा तरीका है। तुम क्या करोगे, तुम ऐसे एक लाइन बनाओ, बोलो कि भैया इसका जो मास है उसके ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो। अब मान लो कि इसका मास हमने बोल दिया 2 kg और ग्रेविटी की वैल्यू है मान लो 10, एग्जांपल के लिए 9.77, हम 10 ले लेते हैं, तो हम बहुत आसानी से बोल देंगे कि ये 20 न्यूटन है। तो जो इसका वेट हो जाएगा और यही इसका फोर्स का वैल्यू होगा। क्या होता है, फोर्स होता है एक प्रकार का, समझ आ गया ना। अब लेकिन अगर तुमको मैं बोलता हूँ कि मान लो कि इसको ही मैंने पानी के अंदर डुबा के रखा है ऐसे, और ये पानी के अंदर मान लो कि डूब रहा है धीरे धीरे, तो तुम बोलोगे सर पानी के अंदर अगर ये डूब रहा है तो सर इसके अंदर एक ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा होगा ऐसे, राइट सर, एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी। वो कितना है, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है ना तुम्हारे पास, वो फोर्स ऑफ बॉयंट कितना लग रहा है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल तुम्हें यही बताता है कि ये फोर्स बॉयंसी कितना है, बॉयंट फोर्स कितना है। बेसिकली अभी हम पढ़ेंगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाउ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉइंट फोर्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, कैसे पता चलेगा हाउ मच, ठीक है। इट इज सेम फॉर ऑल द लिक्विड, ये क्या सभी लिक्विड के लिए सेम होता है या फिर लिक्विड लिक्विड के हिसाब से अलग होता है, केरोसिन में अलग होगा, पेट्रोल में अलग होगा, डीजल में अलग होगा, पानी में अलग होगा, क्या ये अलग होता है, क्या ये सेम होता है, ठीक है। इज द बॉइंट फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड फॉर ऑल ऑब्जेक्ट, क्या ये सबके लिए सेम होता है। जैसे मान लो अगर मैं माउस डुबाता हूं बेसिकली, ठीक है, तो क्या माउस के लिए कम होगा, कैलकुलेटर के लिए ज्यादा होगा, कैसे पता चलेगा, मैं खुद डूबता हूं तो क्या होगा। तो ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं तुम्हारे में, तो ये सभी सवालों का जवाब हमें मिलेगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें बेसिकली इसी के बारे में बताता है। तो दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, a force of buoyancy act on it and it is in the upward direction, this force is equal to the weight of the fluid displaced by the object। अब तुम्हें अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं तुमको एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, इस एक्सपेरिमेंट से तुम्हें समझ में आए। अब देखो दो केसेस हो सकते हैं तुम्हारी, जो अब मान लो जैसे यहाँ पे मान लो ये और इसके अंदर पानी है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, इसमें इतना पानी भरा। अब दो केसेस हो सकते हैं, ओके। केस नंबर 1 क्या होगा कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है, हम डुप्लीकेट कर लेते हैं,
दो केसेस हो सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। एक केस तुम्हारा ऐसा होगा कि जिसमें जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मेरा बॉल है, ओके, ये मेरा बॉल, ओके। एक केस में ये पूरी तरीके से पानी में डूब जाएगा, और एक मेरा जो केस होगा इसमें पूरी तरीके से नहीं डूबेगा, ये पार्शियली इमर्स्ड होगा। पार्शियली इमर्स्ड मतलब आधा डूबा है, थोड़ा आधे से ज्यादा डूबा है, कम डूबा है, पूरी तरीके से नहीं डूबा है कुल मिला के। अब जब ऐसा होगा तो तुम मुझे बताओ, इसका कुछ तो वेट है ना, तो मास है ना इस चीज का। तो ये क्या होगा, पानी क्या होगा, तुम्हारे भी दिमाग में आ रहा होगा सर पानी, तो फिर सर पानी तो जलमग्न हो जाएगा सर, ऐसे पानी बाहर गिरेगा, लिक्विड डिस्प्लेस होगा, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो जो भी हो, वो पानी तो स्पिल आउट होगा ना थोड़ा सा। इस वाले केस में क्या होगा सर, ज्यादा पानी निकलेगा सर, इस वाले केस में सर थोड़ा ज्यादा पानी निकलेगा। तो यही अगर हम इसका मास कैलकुलेट कर ले बेसिकली, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। समझ आया? यहां पे वही लिखा हुआ है कि द फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो अगर हमें मास पता चल जाएगा, उसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें वेट मिल जाएगा, तो कितना पानी बेसिकली वहां से डिस्प्लेस हुआ है, वहां से निकला है उस समय ये। और ये बताया था भैया आर्किमिडीज। आर्किमिडीज जी ने और भी बहुत सारे काम किए थे, जैसे ही फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ पाई बाय न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। इंपॉर्टेंट है बात, याद रखना। आर्किमिडीज फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ पाई बाय न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। ठीक है, इन्होंने लीवर के बारे में बताया था, इंच में यूज होता है। ठीक है, पुल्ली के बारे में बताया था, जो पुल्ली होता है बेसिकली, जैसे तुम कुएं से खींचते हो तो पुल्ली। ठीक है, व्हील्स के बारे में बताया था फिजिक्स में। तो इनको बहुत सारी चीजें इन्होंने दी है, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी कहानी लिखी है। ही एंटर द बाथ टब बाय टेकिंग बाथ, ही डिस्कवर्ड दैट द प्रिंसिपल व ऑब्जर्विंग ओवरफ्लोइंग वाटर, ही केम आउट टू द सेम स्टेट एंड यूरेका यूरेका मीनिंग आई फाउंड इट। ठीक है, तो ये कहानी लिखी है, तुम पढ़ लेना, तुम अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज वेरी वाइड, ये काफी बड़ा है। दिस प्रिंसिपल हैज बीन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप, सबमरीन, जो सबमरीन डूबता है, जो शिप बनाते हैं। ठीक है ना। द इंस्ट्रूमेंट सच एज लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर क्या करता है बेसिकली, मिल्क के लिए मेजरमेंट के लिए काम आता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर ये बेसिकली क्या करता है, विंड के स्पीड वगैरह को मेजर करता है, ह्यूमिडिटी वगैरह को मेजर, ठीक है ना। आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। एक बार इसका फिर भी चेक कर लेना, ठीक है, गूगल पे, कि हाइग्रोमीटर एग्जैक्टली क्या करता है। चलिए, अब यहां पे देखो एक सिंपल सा चीज बोला है, जिसके ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल्स तुमको देखने को मिलेंगे, और ये कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस एंड रिलेटिव डेंसिटी। तो डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तुम्हें पता है, लेकिन और डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब ना, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, और मास मतलब क्या होता है, केजी, तो केजी डिवाइड बाय मीटर क्यूब, ये तुम्हारा ऐसा यूनिट है डेंसिटी का। द प्रॉपर्टी ऑफ डेंसिटी इज वेरी यूजफुल इन डिसाइडिंग प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस। प्योरिटी डिसाइड करने के लिए बहुत काम आता है। और द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड विथ रेस्पेक्ट ऑफ वाटर। किसी भी चीज का रिलेटिव डेंसिटी, अब रिलेटिव इस शब्द को तुम कैसे समझोगे, जैसे तुम्हारे कोई रिलेटिव होता है तो तुम कैसे बताते हो, ये मेरे चाचा है, ये मेरे अंकल है, ये मेरी ताई है, तो तुम बेसिकली इस तरीके से बताते हो ना। तो उसी तरीके से रिलेटिव मतलब होता है किसी एक फिक्स चीज से कंपेयर करना। जैसे ये जो कप है इस पेन के मुकाबले मोटा है, ये जो माउस है इस पेन के मुकाबले मोटा है, लेकिन एट द सेम टाइम ये कप इससे मोटा है। मतलब हम किसी दो चीज के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, इसको ले रहे हैं, इसको ले रहे हो, कंपेयर कर रहे हैं। समझ रहे हो? दो चीज को जब हम कंपेयर करते हैं तो बेसिकली एक से रिलेट करना है, इसको हम रिलेटिव बोलते हैं। तो जब भी हम किसी भी चीज की रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं तो हम उसको वाटर के साथ कंपेयर करते हैं। तो डेंसिटी ऑफ वाटर हम नीचे लेते हैं, जो हमारा सामान है उसकी डेंसिटी ऊपर लेते हैं, तो हमें उस सामान की रिलेटिव डेंसिटी पता चल जाती है। तो यहाँ पे जो भी सब्सटेंस है उस सब्सटेंस की हमें रिलेटिव डेंसिटी पता चल जाएगी अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ। डेंसिटी ऑफ वाटर से फिक्स होता है। चलो, तो बेसिकली यहाँ पे बोला इज बीइंग, क्योंकि यहाँ पे भी डेंसिटी है, यहाँ पे भी डेंसिटी, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, याद रखो। ये भी डेंसिटी, ये भी डेंसिटी है, तो मान लो ये तुम्हारा आ गया केजी मीटर क्यूब, ये भी तुम्हारा आ गया केजी मीटर क्यूब, ये कट, वो इसका यूनिट है, ठीक है ना। और हाँ, इसी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी के, समझ आ गया बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ सॉल्व एग्जांपल दिया है, बाकी एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन मैंने अपने वेबसाइट पे डाला, उसका लिंक चेकआउट कर सकते हो तुम। अब एक एक क्वेश्चन करके लेते हैं और इनको सॉल्व करने की हम बेसिकली कोशिश करते हैं। यहाँ पे सिंपल है, देखो कह रहा है कि द एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ अ टिफिन बॉक्स इज दिस मच। तो यहाँ पे मान लो कि तुम्हारे पास एक टिफिन बॉक्स है, ठीक है ना, एक टिफिन बॉक्स है, और उस टिफिन बॉक्स का जो नीचे का एरिया दिया तुम्हें वो 0.25 मीटर स्क्वायर दिया है। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है।
ठीक है। फिर कह रहा है कि भाई साहब एंड वेट इज 50 न्यूटन। तो मान लो कि ये जो तुम्हारा टिफिन बॉक्स है इसका जो वेट दिया तुम्हें, ये तुम्हें एरिया दे दिया इन लोगों ने, ओके, और ये तुम्हें इन्होंने वेट दे दी। वेट मतलब क्या होता है, बेसिकली फोर्स होता है, और ये दिया तुम्हें 50 न्यूटन। अगेन तुम्हें न्यूटन देख के भी समझ में आ जाएगा कि फोर्स है। अब अगर मान लो तुमसे पूछा गया प्रेशर पूछा है, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि भाई साहब हमें बताइए कि कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉक्स ऑन द सेल्फ। तो ये जो टिफिन बॉक्स है वो एक सेल्फ पे रखा है, उस पर प्रेशर कितना लगता है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। सिंपल क्वेश्चन है ना। फोर्स कितना है 50, ये कितना है 0.25। इसको मल्टीप्लाई करो 10 से, इसको मल्टीप्लाई करो 10 से, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 500, हो जाएगा तुम्हारा 25 बन जा 25, 25 जा 50, ठीक है। तो ये बच गया तुम्हारा 20। और प्रेशर कैसे होता है, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल, याद है ना, पास्कल। पास्कल इज, या फिर पास्कल नहीं लिख सकते हो तो तुम ये भी लिख सकते हो हमारे बुक में कि न्यूटन मीटर, दोनों है ना, हमने बुक में तो दोनों पढ़ा था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को, ये क्वेश्चन क्लियर है। चलो अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखो। सेम इसी टाइप के सारे सॉल्व एग्जांपल है, इजी है एकदम। 5 क्वेश्चन दिए, 5 के 5 इजी क्वेश्चन, कुछ भी हार्ड नहीं है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया, तो बोल रहा है कि कैलकुलेट करिए रिलेटिव डेंसिटी आयरन इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर हमें दिया हुआ है 10⁻³ kg मीटर क्यूब एंड द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.85 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। चलो, तो हम सिंपल कैलकुलेशन मारते हैं इसका। हमें पता है रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला, हमें क्या चाहिए, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन, ठीक है ना, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन कैसे निकालोगे, डेंसिटी ऑफ आयरन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, हमें चाहिए उसका डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। मेरी हैंडराइटिंग के लिए चाहता हूं मैं। अब डेंसिटी ऑफ वाटर तुम्हें दिया हुआ है 10⁻³ मतलब 1000, और ये तुम्हें दिया है 785 इंटू 7.85 इंटू 10⁻³। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 10⁻³, ये 10⁻³ और इसका आंसर आ जाएगा 7 का। कोई यूनिट होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये भी डेंसिटी, ये भी डेंसिटी है, बेसिकली एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कोई यूनिट नहीं हो। तो देखो यहाँ पे 7.8, सिंपल है ना, मैं कह रहा हूँ बहुत सिंपल सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एरिया ऑफ टिप ऑफ अ स्क्रू इज 0.5 मिलीमीटर। यहाँ पे तुम्हें एक बात समझ, देखो यहाँ पे अब मैं इसको मार्क कर रहा हूँ 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब एक बोला जा रहा है पिन है, उस पिन का जैसे ये मान लो एक पिन है, तो इसका जो नीचे का एरिया है वो 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर। अच्छा, उसका वेट दिया है तुम्हें 0.5 न्यूटन, ओके। कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल, तुम्हें पास्कल में आंसर बताना है, तो लास्ट में पास्कल लिख देना, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे देखो आंसर पास्कल में चाहिए, पास्कल क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, सही बात है ना, ये तो हमें पता है। ये मिलीमीटर है, यहाँ पे मीटर में पूछा है, तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एरिया जो कि तुम्हारा 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर था, उसको कन्वर्ट किया मीटर स्क्वायर में, ये वाले पार्ट। तो अगर ये क्वेश्चन, ये चीज याद रखना एग्जाम में कि अगर मिलीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है और तुम्हें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करो। इससे मल्टीप्लाई करोगे 10⁻⁻⁶, ये बात याद रखना, मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने की। तो क्लियर हो गया। अब तो सिंपल है, हमें प्रेशर निकालना है, वेट अपॉन एरिया। वेट हमारा वही 0.5 न्यूटन जो दिया था, एरिया अभी हमने किया 0.5 इंटू 10⁻⁶, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 0.-6 बचेगा। देखो कैसे हो गया ये। अगर तुम्हें यहां तक समझ आ गया तो तुम्हें समझ आ जाएगा तुम्हें क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। फोर्स तुम्हें दिया है 0.5 न्यूटन, ठीक है ना, और एरिया कितना दिया हमने 0.5 इंटू 10⁻⁻, कैलकुलेट किया। ये वाला कैंसिल, तो तुम्हारा बचा क्या, 1 डिवाइड बाई 10⁻⁻⁶, सॉरी, तो 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶, ठीक है ना। तो अब बेसिकली क्या होगा, ये 10⁻⁻⁶ अगर ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻⁶ हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गया तो पॉजिटिव हो गया। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब कितना होता है, इतना पास्कल, ठीक है ना। देखो यहीं पे तुम चाहिए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसका मतलब पास्कल है, क्योंकि आंसर पास्कल में पूछा था। तो आई होप कि तुम्हें ये भी समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 तुम खुद से ट्राई करना, बहुत सिंपल है। बेसिकली कुछ भी नहीं किया इस क्वेश्चन में, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। वेट होता है mg, जो मैंने तुम्हें बताया था, तो मास इंटू ग्रेविटी। जी की वैल्यू 10 ली है, सॉरी, जी की वैल्यू यहाँ पे लिया 9.8, मास इसका मान लो 10 दिया है, हर जगह सेम ही लिया है, देखो, ठीक है ना। तो ये तुमने 98 निकाल लिया, 10 यहाँ पे लिखा होगा क्वेश्चन,
10 kg, ओके, और जी की वैल्यू यहाँ पे 9.8 ले ली है, तुम्हें कितना मिल गया 98 न्यूटन, ये तुम्हें फोर्स मिल गया। अब अलग अलग एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, दो चीजों को मल्टीप्लाई करके, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो मान लो यहाँ पे लेंथ है तुम्हारा 50, ब्रेथ है 10, तो यहाँ पे देखो लेंथ इस साइड का निकालना है, ये जो येलो वाला साइड है इसका निकालना है ना, ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी का निकालना, तो लेंथ ये हो गया तुम्हारा, और ये ब्रेथ तुम्हारा ये हो गया यहाँ, या फिर हाइट बोल दो, तो 20। तो देखो यहाँ पे 50 इंटू 20 किया है, जो आंसर आया, ठीक है, उसको फिर क्या किया, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमें पास्कल में आंसर चाहिए, ठीक है, और बस प्रेशर का फॉर्मूला डाला। तो यही चीज बार बार की। इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारा जो 5वां क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी है, तुम बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तुम बहुत आसानी से कर लोगे। डेफिनेटली इसको ट्राई करना, थोड़ा सा तुम्हारा ना विकसित होगा, कॉन्सेप्ट भी तुम्हारा विकसित होगा। और यहां तक हमने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया, जैसा कि मैंने तुम्हें हमेशा बताया, यूट्यूब पे तुम्हें एडवर्टाइज देखने को हमारे एप्लीकेशन पे जो हमने यही सारे वीडियोस को डाला है, उसके अंदर क्वेश्चन पेपर्स भी हमने डाला है चैप्टर वाइज, तो वहां पे तुम्हें ऐड नहीं देखने को मिलेगा। और दूसरी बात ऐसी है कि उसमें सारे चैप्टर बहुत जल्दी आ जाएंगे। और एक और बात ऐसी है जो तुम्हारे लिए मैं बोलना चाह रहा हूं, वो है कि हमारे वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट इस पूरे एक्सरसाइज जो तुम्हें यहाँ दिख रहा है, पूरे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन डाला हुआ है, चैप्टर वाइज हम डालते जा रहे हैं। अब जैसे अगला चैप्टर में करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा, तो इसका भी पूरा एक्सरसाइज डाल दूंगा। तो डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एप्लीकेशन इजी लर्निंग का तुम डाउनलोड कर सकते हो, और इस वीडियो को शेयर करो, अगर चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे सब पूरे प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन। हैप्पी लर्निंग, लव यू ऑल, थैंक यू।